उनके साथ में आए हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के युवा के अध्यक्ष विक्रम किसाना जी, किसान यूनियन के जिले के अध्यक्ष गुरनाम जी, हमारे किसानों के बड़े नेता धर्मपाल छोर जी, जिला के प्रधान राजाराम जी, राजपाल चहल जी, गेहूं गांव के सरपंच साहब और गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, 25 तारीख को अपनी वोट पड़ेंगी। सोच समझ के वोट डालना। 1 सेकंड की बटन दबाने में और 1 सेकंड में फैसला हो जाएगा वोट को गई। जे वोट पड़ा पाछा नहीं सोचोगे को हो मैंने तो दूसरे की देनी थी, वो मौका आपको नहीं मिलेगा। और जे गलती से बीजेपी की पड़ गई, ये मौका भी आपका आखिरी होगा, क्योंकि ना तो आगे इलेक्शन होंगे। ये कहते हैं हम संविधान बदल देंगे और विधान भी बदल देंगे, और आप सब ने इस सोच समझ के पीछे भी वोट गेड़े थे, परंतु गलती हुई। हमने गलती से भारतीय जनता पार्टी को वोट डल गए। जैसा कि उनका दावा था कि 75 पार करेंगे, वो तो 40 भी पार नहीं कर सके थे। हमसे अलग हुई एक पार्टी थी, उसने जेजेपी, उसने ये कहा था कि जमुना पार कर देंगे बीजेपी ने। वो जमुना पार करना भूल गए और लोगों की आंखों में धूल झोंक के, लोगों से धोखा करके इस बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। वो गठबंधन नहीं था, वो ठगबंधन था। इस देश और दुनिया में जब कोरोना काल था कि अस्पतालों में ना कोई दवाई थी, ना रेमडेसिविर थी, ना ऑक्सीजन थी, ना कोई डॉक्टर थे, ना स्टाफ नर्स थी, ना कोई बेड खाली था। और आपने तो टेलीविजन पे देखा भी होगा कि सरकार फेल हो गई थी, कि दिल्ली के शमशान घाटों में जगह नहीं मिली थी, और उत्तर प्रदेश में तो संस्कार हुए ही नहीं। गंगा में तैरती हुई लाशें टेलीविजन पे दिखाई गई थी। और ये बेशरम हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार ऐसे दर्दनाक समय में भी शराब बेच के घोटाला कर रही थी। ये किसानों की जीरी को लूट के धान घोटाला कर रही थी। ये जमीनें लूट करके रजिस्ट्री घोटाला कर रहे थे, और ये पेपर लीक घोटाला कर रहे थे। ये इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए थे। और जब केंद्र सरकार ने इनकी रिपोर्ट मांगी कि ये कैसी सरकार है, तो सरकार के पास इन्हीं की सीआईडी ने रिपोर्ट दे दी कि मनोहर लाल अगर वोट मांगने गामा में चला गया या इसके मंत्रिमंडल के लोग चले गए तो लोग इनको एक भी वोट नहीं देंगे। तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदला, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बदला, आपके जिले की भी मंत्री को बदल दिया गया। ये इसलिए बदले हैं क्योंकि ये लेन देन का काम ज्यादा कर रहे थे। इन्हें गामा से और जनता से कुछ लेना देना नहीं था। और साथियों, कभी चेहरे बदलने से लोगों के दिल नहीं जीते जा सकते, चाल बदलने से जीते जा सकते हैं। लोगों की सुख सुविधाओं के काम करने से दिल जीते जा सकते हैं। किसानों से धोखा किया था, किसाना ने न्यू कहा एमएसपी का कानून बनाएंगे, स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। किसानों से ये कहा कि 2022 में थारी आमदनी दुगनी कर देंगे। जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक एफिडेविट दे दिया कि हम स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते। और आमदनी 2022 में दुगनी करने का तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि खाद के, बीज के, आपके कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ रहे थे, महंगाई आसमान को छू रही थी, रोडी बजरी सीमेंट सरिया लोहा महंगा हो रहा था, दाल चीनी चाय सब महंगी हो रही थी, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम निरंतर बढ़ रहे थे। जब महंगाई बढ़ती है तो खर्चा बढ़ता है,
और खर्चा जब बढ़ता है और आमदनी घट जाती है तो फिर आर्थिक संकट हर घर में पैदा हो जाते हैं। साथियों, इसी प्रकार से जो किसान ये मांग कर रहे थे कि 2022 में आमदनी दुगनी करो, वो दिन कब अच्छे आएंगे, तो उनके ऊपर 3 कानून लागू कर दिए। वो किसानों, आपकी जमीन जिसके मालिक तुम हो, पहले कानून में तो ये था कि इन जमीनों के मालिक अडानी, अंबानी और बड़ी कंपनियां हो जाएंगी, और दूसरे कानून में था कि मंडियां बंद हो जाएंगी, आड़तियों की दुकान के ताले लग जाएंगे। तीसरे कानून में था कि ब्लैक करने की बड़ी कंपनियों को इजाजत होगी और एमएसपी नहीं मिलेगा। और जब किसानों ने ये जाना ये तो तुम्हारे खिलाफ हैं, किसानों ने आंदोलन किया, 380 दिन तक दिल्ली में बैठे रहे और धरना दे करके, और साथियों इतना ही नहीं, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। और आप सबको इस बात का खूब पता है, देश के प्रधानमंत्री को होश आया और वो कानून फिर वापिस हुए। इसी प्रकार से अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा चलाया, फसल किसी की ब्यौरा किसी का, और इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई, बीमा कंपनियां मालो माल कर दी, किसान कंगाल कर दिया। ट्यूबवेल कनेक्शन लेना हो तो एक समस्या पैदा कर दी कि कोठा बनवाओ, अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाओ, फुहारा सिस्टम लगवाओ, खंबे के पीछे दो, ट्रांसफार्मर के पीछे दो, और फिर कह देते हैं तो डार्क जोन में आता है। ये किसान विरोधी सरकार है और इसके साथ साथ जवान विरोधी सरकार है। आज इन जवानों को कोई नौकरी नहीं मिलती, दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। आपने जिन बच्चों को लाड प्यार चाह से पाला था, आज उन्होंने हरियाणा प्रदेश से उनका मोह भंग हो गया। वो 7 समुद्र पार जाकर के डोंकी वीजा लेकर के पनामा के जंगलों से होते हुए नदी नाले पार करके पहाड़ों से किस प्रकार से जाते हैं और फिर अमेरिका की दीवार फांदते हैं, तो फिर उन्हें जेल में जाना पड़ता है। जेल में माँ बाप का प्यार दुलार याद तो आता है, पर आखिरी इंसान तो वो भी हैं। साथियों, हमारे पास ले दे के मिलिट्री थी, मिलिट्री में हमारे बच्चे जाते थे और वहां पे नौकरी करते, फिर आते थे तो उनको पेंशन मिलती थी, कैंटीन से सामान मिलता था और अस्पताल से दवाई मिलती थी। अब तो अग्निवीर भर्ती होंगे, 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, उनको ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुख सुविधाएं अस्पताल की और कैंटीन की मिलेंगी। यानी कि नरेगा का बजट कम किया, 100 दिन रोजगार सुनिश्चित होना चाहिए था, 25 दिन मिलता है। 35 किलो अनाज से राशनिंग करके 5 किलो पे ले आए, और इस गर्मी के सीजन में 5 किलो भी बाजरा देते हैं। इन गरीब आदमियों को किस प्रकार से बाजरा खाने को मजबूर करते हैं। साथियों, इतना ही नहीं, आज हरियाणा प्रदेश की दुर्दशा मनोहर लाल ने करी। स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, और परिवार पहचान पत्र बनाए गए, जिसकी वजह से पेंशन कट गई, पीले कार्ड कट गए और राशन कार्ड कट गए। आपके सामने है भारतीय जनता पार्टी, जो ये कहती थी कि हम तो बड़ी पार्टी हैं, सबसे 6 उम्मीदवार तो कांग्रेस से लेकर के आए हैं, और आपके यहाँ पे जो चुनाव मैदान में बीजेपी का उम्मीदवार है, आप सबको पता है कि ईडी के जरिए उससे पहले चुनावी चंदा लिया गया और फिर उसको डर दिखा करके इलेक्शन लड़ाया गया। नवीन जिंदल जी तो ये कह रहे थे कि मैं कोई इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता। देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में कुरुक्षेत्र की एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि मैंने तिजोरी में गहने देखे हैं, सोना चांदी देखा है, परंतु नवीन जिंदल की तिजोरी में तो कोयले की दलाली के पैसे हैं। और इतना ही नहीं, उनको किस प्रकार से गंगा जल का छिंटा देके वॉशिंग मशीन में से काट गए और फिर आपके बीच में लाके खड़ा कर दिया। और साथियों, जब ये हमारे यहाँ से एमपी थे, जरा आए तो पूछ लेना, कोई स्कूल बनाया हो, कोई आपने यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई अस्पताल बनाया हो, कारखाना लाया हो। अगर कारखाने भी लगाए होंगे तो छत्तीसगढ़ में लगाए, मध्य प्रदेश में लगाए, चाहे अमेरिका में लगाए होंगे, चाहे इंग्लैंड में लगाए होंगे, ऑस्ट्रेलिया में लगाए होंगे। हमारा तो कुछ नहीं किया। इसलिए नवीन जिंदल जी अदने मन से जो वोट मांग रहे हैं, वो खुद ही सोच रहे हैं कि भाई मैं वोट मांगने जोगा तो है नहीं, फिर भी मैं किस मुंह से जाऊं लोगों के बीच में। लोग आज इस बात को भली प्रकार समझ गए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी ये कहती है हम 400 पार करेंगे। 400 पार करोगे कहां से? वोट मांगने जब गामा में जाते हैं, लोग काले झंडे दिखाते हैं,
और सवाल पूछते हैं कि आपने हमें शंभू बॉर्डर के ऊपर क्यों रोका, क्यों आपने हमारे संगतपुरा, खनौरी, डबौली बॉर्डरों पे हमें रोका गया, दिल्ली हमें क्यों नहीं जाने दे गया, शुभकर्ण को क्यों गोली से भून दिया गया, क्यों ड्रोन से आपने अश्रु गैस के गोले छोड़े। आज सारे सवाल जब पूछते हैं तो बीजेपी वाले जवाब नहीं दे सकते तो गांव से वापस चले जाते हैं। जब वोट देने का तो फिर प्रश्न ही पैदा नहीं होता। एक भाई दिल्ली से और आया है, दिल्ली से आने वाला का कोई अता पता तो है नहीं, परंतु इतना पता जरूर है कि आम पार्टी की सरकार भगवंत मान की पंजाब में बनी थी। पहला रेजुलेशन ये पास किया कि 3 बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट के हरियाणा के हक में आए, परंतु मैं उनको नहीं मानता। भगवंत मान ने ये कहा, मैं हरियाणा प्रदेश को सतलुज जमुना लिंक नहर का एक टोपा भी पानी का, एक बूंद भी पानी की नहीं दूंगा। आप इस बात को भली प्रकार समझते हैं, किसान हैं, कि हमें पानी की कितनी जरूरत है। हमने इतने लंबे समय तक सतलुज जमुना लिंक नहर की लड़ाई लड़ी और आज हमें ये कह दिया आम पार्टी वालों ने कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी नहीं मानते। साथियों, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि अभय सिंह चौटाला के बारे में, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। हरियाणा प्रदेश चौधरी देवीलाल ने बनाया और जब वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने साइकिल का, रेडियो, टेलीविजन और ट्रैक्टर के टोकन खत्म कर दिए थे। 6 एकड़ का माड़िया माफ किया था, पक्के खालों के खर्चे माफ हुए थे। गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान की स्कीम शुरू करी थी। गरीब जच्चा बच्चा मां की रखवाली के लिए छानन और पंजीरी के 500 रुपये पहल में बांधे गए थे। किसानों का दरख्तों में आधा हिस्सा कर दिया गया था। पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई थी। बुढ़ापा पेंशन कर दी गई थी। और हरियाणा प्रदेश में आपको याद होगा कि राजीव लोंगोवाल से समझौता हुआ तो रावी ब्यास का पानी हमारा कम कर दिया गया था और चंडीगढ़ पंजाब को देना था। तो हरियाणा के किसानों ने, हरियाणा की जनता ने फिर आंदोलन खड़ा कर दिया। उस आंदोलन की अगुवाई भी, उस न्याय युद्ध की अगुवाई भी चौधरी देवीलाल ने की थी। जमुना जल समझौता हुआ, हमारा पानी कम किया गया तो फिर आंदोलन किया हरियाणा की जनता ने। उस आंदोलन की अगुवाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने की थी। और हरियाणा प्रदेश में जब 3 फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए थे, सतलुज जमुना लिंक पे हरियाणा के लोगों का पानी का हक बताया गया था, तो फिर हरियाणा की जनता ने आंदोलन करा तो जेल भरो आंदोलन की अगुवाई भी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने की थी। आपको याद होगा कि यह किसानों जब तुम धरने पर बैठे थे, इस देश के अंदर 4125 MLA और भी हैं, MP हैं 545 लोकसभा में, 245 राज्यसभा में MP हैं। एक भी नहीं बोला था, कोई पंच, सरपंच, जिला परिषद का मेंबर ने इस्तीफा नहीं दिया था। आज आपके बीच में जो बैठे हैं अभय सिंह चौटाला, कल ही हिंदुस्तान का पहला MLA था जिसने किसानों के लिए इस्तीफा दे करके दिल्ली के बॉर्डर पे गया था। और आपके लिए मेरे साथियों ने बहुत सी बातें बताई, उनका जिक्र नहीं करना चाहता। जिस दिन चुनाव मैदान में उतरे थे, बहुत लोग मुझसे कहते थे, रामपाल तुम अभय सिंह चौटाला को क्यों ले आए? क्या बात है, जब पर्चा भरने गया था, जब अभय सिंह चौटाला पे पर्चा भरने गए तो आप भी गए होंगे। 6 राजनीतिक दलों ने, क्षेत्रीय दलों ने अभय सिंह चौटाला का समर्थन किया था। आपको याद होगा कि गुरुद्वारा, आपके शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल थे, वहां पे बलराज कुंडू थे, आपके जसबीर आर्य जी थे, वीरेंद्र मराठा जी थे। 6 दलों ने समर्थन करके अभय सिंह चौटाला के पगड़ी बांधी थी कि आप जाओ, नामांकन करो और हम आपके साथ हैं। मेरे साथियों, इन किसानों की कोई आवाज बुलंद करता है तो सुरेश कोस जी करते हैं। सुरेश कोस जी आपकी इस लड़ाई में कूद कर गांव-गांव में गए और किसानों के सबसे बड़े नेता आजकल इस इलाके में जहां पे हम बैठे हैं, तो मेरे साथियों गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं। वो भी एक दिन सोच समझ करके फिर इस किसानों की लड़ाई में, कमेरे वर्ग की लड़ाई में कूद पड़े और अभय सिंह चौटाला को समर्थन करने का काम किया। वो इलेक्शन आज एक नई धार में चल रहा है। नई धार को और तेज करने के लिए आप सबसे मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं, आप पड़ोस पड़ोस के गांव में जाओ, जाकर के सबको समझाओ और एक एक वोट अभय सिंह चौटाला को दिवाओ, ताकि लोकसभा के अंदर फिर से किसानों की आवाज गूंज सके।
जिस तरह से हरियाणा की विधानसभा में गूंजी थी, ऐसे ही हरियाणा देश की लोकसभा में अभय सिंह चौटाला हमारी आवाज बन करके गूंजे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी, जिला के अध्यक्ष भाई राजा माजरा जी, किसान नेता चौधरी धर्मपाल छोत जी, जिला के किसान यूनियन के अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह जी, गांव के युवा सरपंच करमवीर सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन जड़ूनी के युवा के अध्यक्ष भाई विक्रम कसाणा जी, महिला की जिला के अध्यक्ष श्रीमती रत्नी नयन जी, श्री चांदीराम जी दलाल, श्री छतरपाल जी, पूर्व में रहे सरपंच बलबीर सिंह दलाल जी, मंच में मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले माजरा साहब ने सारी बात आपके सामने रखी। आज 10 वर्ष हो गए देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले कौन कौन से वायदे हमारे साथ किए और इस 10 वर्ष में किस किस्म के हालात प्रदेश के, देश के हुए, अगर मैं उन सारी बातों की चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, भाजपा ने सत्ता में आने से पहले 3-4 बात बहुत बड़ी कही थी और आजकल एक नई बात कह रहे हैं। आजकल बीजेपी के नेता जो है ये कहकर के वोट नहीं मांगते कहीं पे कि हमने 10 साल में कोई अच्छे काम किए। ये भी नहीं कहते कि 10 साल पहले जो वायदे देश के लोगों के साथ किए थे वो पूरे कर दिए। अब तो नई बात कहते हैं, अब कहते हैं कि मोदी की गारंटी पे और भारत देश को विकसित देश बनाने के लिए भाजपा को वोट दें। अब गारंटी कौन सी है ये भी नहीं बताया। विकसित भारत की बात करते हैं। 10 वर्ष लोगों ने दिए थे। 10 साल के अंदर अगर देश के प्रति अच्छी सोच होती तो फिर देश को आगे ले जाते। आगे ले जाने की बजाय देश को बेच दिया। आपके सामने है, मोदी की सरकार बनने के बाद रेल बेच दी, रेलवे स्टेशन बेच दिया। मोदी जी की सरकार बनने के बाद हवाई कंपनियां बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए।
मोदी जी की सरकार बनने के बाद इंश्योरेंस की कंपनी बेच दी। उसके साथ साथ देश की बंदरगाहें जो थी, जहां से इंपोर्ट हुआ करता था, एक्सपोर्ट होता था, वो भी बेच दिया। बैंक बेच दिए और 10 साल में 19.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा जो देश के बड़े बड़े लोगों के सर पे था, अंबानी और अडानी जैसे लोगों के जो कर्जे थे, वो मोदी ने माफ कर दिए। वायदा किसान के साथ किया था। किसान से कहा था एमएसपी का कानून बनाएंगे। वायदा यह भी किया था 2022 में आपकी फसल के दाम 2 गुना कर देंगे। लेकिन हमें एमएसपी देने की बजाय 3 काले कानून बना दिए थे। और ऐसे 3 काले कानून थे, अगर वो लागू हो जाते तो फिर आज जिन जमीनों के आप मालिक हो, उन जमीनों से बेदखल हो जाते, अपनी जमीन में नौकर बनकर के हमें काम करने पे मजबूर होना पड़ता। ये जब बनाए थे काले कानून, उस वक्त किसान ने डिमांड करनी शुरू कर दी थी कि हमें एमएसपी का कानून बना करके दो। हमारा ध्यान बांटने के लिए 3 काले कानून बनाए और उस कानून को खत्म कराने के लिए 13 महीने तक किसानों को लड़ाई लड़नी पड़ी दिल्ली के बॉर्डर पे। 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। मैं उस आंदोलन में महीने में 15-20 दिन लोगों के बीच में जाता था। मुझे पता है कि किस तरह से उस आंदोलन के अंदर लोगों के सामने कितनी कितनी बड़ी बड़ी दिक्कत और कठिनाई आई। जब आंदोलन शुरू हुआ था तो सर्दी थी, सर्दी का महीना था, नवंबर का महीना था, और उस सर्दी के अंदर लाखों लोगों के रहने के लिए बहुत मुश्किल थी कि उनका बंदोबस्त किया जाए। कोई ट्राली में सो रहा था, कोई टेंट लगा के सो रहा था, कहीं बाथरूम नहीं थे। बहुत बुरी हालत के अंदर लोगों को आपके 3 काले कानून खत्म कराने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। कमरों की कमी थी, टेंटों की कमी थी। जितना भी हमारे से उसका हमने किया। 13 महीने के बाद मोदी को यह बात समझ में आई कि तेरा फैसला गलत है। और 13 महीने के बाद मोदी ने फिर माफी मांगी। ये कहा कि मैं किसानों को समझा नहीं सका, और कहा कि मैं ये वापिस लेता हूं। मतलब वापिस लिए, खत्म नहीं किए। वापिस लेने के पीछे भी जो मंशा थी वो ठीक नहीं है। अब कहता है 400 पार कराओ। अगर गलती से 400 पार हो गए, संविधान बदल देगा, और जहां संविधान बदलेगा वहां 3 काले कानून फिर लागू कर देगा, फिर तुम्हें आंदोलन करने पे मजबूर कर देगा। वहीं मोदी ने वायदा किया था लोगों के साथ कि 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डलवा देंगे। कांग्रेस के 70 वर्ष में जो धन लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराए, वापिस ले आऊंगा। और जब लोगों ने मांग करनी शुरू करी कि मोदी जी आपने 15 लाख का वायदा किया था, कहां है वो पैसा, तो आपका ध्यान बांटने के लिए मोदी ने नोटबंदी कर दी थी। 6 महीने नोटबंदी करने के बाद लोग परेशान हुए, और उस नोटबंदी में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चंदे के रूप में नोटबंदी के दौरान बहुत पैसा लिया। वो पैसा लेकर के बैंकों में जमा करा दिया। ये तो पार्टी का फंड है, हमारे पास कैश पड़ा था, हम बैंक में जमा करा रहे। सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त हजारों करोड़ रुपया जो है कमाने का काम किया था। जीएसटी लगा दी। उस जीएसटी की मार भी सबसे ज्यादा हमारे ऊपर पड़ी है। आपको सुनकर के हैरानी होगी, अगर जिंदल कल कोई नया हवाई जहाज खरीदता है तो उसके ऊपर तो जीएसटी 5% है। अगर हम अपने ट्रैक्टर की ट्राली लेकर के आते हैं, हमारे ऊपर 18% से लेकर के 23%, उसमें भी हमें मारा है।
15 लाख दिए नहीं, जीएसटी लगा दी, नोटबंदी कर दी। फिर कह रहा था गरीबी कम करूंगा, महंगाई कम कर दूंगा। महंगाई कम होगी ज्यादा होगी? पहले से महंगाई बढ़ गई कम है? महंगाई ज्यादा होगी। भ्रष्टाचार तो कम हो गया होगा? भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, पढ़े लिखे बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। कह रहा था 2 करोड़ को नौकरी हर साल दूंगा, नौकरी दी नहीं। हमारे गांव के जो बच्चे हैं नौकरी नहीं मिलने की वजह से जमीनें बेचते हैं, जमीन बेच करके डोंकी वीजा लेते हैं और विदेशों में जाते हैं। 15-15 साल में जाकर के कहीं उनको पीआर मिलेगी, तब जाकर के वापिस आएंगे। घर बार परिवार सब छोड़ करके गए। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें सैकड़ों सैकड़ों बच्चे ना निकल गए। तुम्हारे गांव से भी निकल गए कि नहीं निकल गए? यहां से भी गए कि नहीं गए? बहुत बच्चे चले गए। ये सिर्फ मोदी की गलत पॉलिसी की वजह से हुआ है। मैं हरियाणा प्रदेश के हजारों गांवों में जाकर के आया हूं। 24 फरवरी से लेकर के 16 सितंबर तक लगातार 4200 किलोमीटर पैदल चला था, परिवर्तन यात्रा करी थी। 2000 से ज्यादा गांव में गया था, लोगों से मिला था, पूछी थी तुम्हारी क्या समस्याएं हैं। हर गांव के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। कहीं पीने के पानी की दिक्कत थी, कहीं स्कूलों में मास्टर नहीं थे, कहीं गांव में अस्पताल था तो डॉक्टर नहीं थे, दवाई नहीं थी, सड़कें सारी टूटी पड़ी है, नहरों में पानी नहीं था, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे थे। अनेक तरह की समस्याएं बताई। और जब बुजुर्गों से बैठ करके बात करी मैंने, तो बुजुर्ग कह रहे थे हमारी प्रॉपर्टी आईडी बना दी, हमारी फैमिली आईडी बना दी, उसकी वजह से हमारी पेंशन कट गई। आपके गांव में भी कटी कि नहीं कटी पेंशन? आपके गांव में पेंशन कटी है कि नहीं कटी है? यहां भी पेंशन बहुत सारे लोगों की कटी है। जहां पेंशन काट दी वहीं गरीब आदमी का पीला कार्ड काट दिया, उसकी राशन कार्ड काट दिए। हर आदमी की मंशा है कि सरकार को बदला जाए, हर आदमी की सोच है कि सरकार जाए। जहां महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ा दिए, वहीं किसान दुखी कर दिया, मजदूर दुखी कर दिया, व्यापारी दुखी कर दिया, कर्मचारी दुखी कर दिया। हर कोई कहता है सरकार को बदलना है। आपने भी बदलनी है कि नहीं बदलनी है? सरकार बदलनी है तो हाथ खड़े करो मेरे साथ कि सरकार को बदलना है। आपने इस सरकार को बदलना है। सरकार अगर बदलनी है, अगर सरकार को बदलना है तो फिर अपनी सोच भी बदलनी होगी, अपने और पराये की पहचान करनी होगी। जब तक अपने पराये की पहचान नहीं करोगे तब तक सरकारें नहीं बदलेगी। अपने पराये की पहचान करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। 10 साल हुड्डा मुख्यमंत्री रहा, 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहा, 10 साल जिंदल जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से एमपी रहा। कभी एक दिन भी तुम्हारे बीच में इन 20 सालों में जिंदल आया क्या? मैं आपसे गांव के लोगों से पूछ रहा हूं, जिंदल कभी 20 साल में आया आपके पास? एक दिन भी नहीं आया। हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहा, कभी आया तुम्हारे पास? वो भी नहीं आया। मनोहर लाल खट्टर तो कई दफा आ गया होगा तुम्हारे। अरे ये गुप्ता आया कि नहीं आया? ये गुप्ता भी नहीं आया, ये भी नहीं देखा आपने। गलती से आएगा तो पहली और आखिरी बार देखोगे, फिर नहीं देखोगे। चौधरी देवीलाल आए कि नहीं आए तुम्हारे गांव में? और चौटाला साहब मुख्यमंत्री होते हुए आए कि नहीं आए? मैं भी आया हूं कि नहीं आया हूं तुम्हारे गांव में?
तो फिर तुम्हारा अपना कौन हुआ? जो कभी आए नहीं आपके बीच में, वो आपके अपने हो सकते हैं कभी? जो आपके बीच में आएगा, आपके सुख दुख को समझेगा, जो आपके लिए लड़ेगा, जो आपके लिए विधानसभा में लड़ाई लड़ेगा, विधानसभा के बाद आपकी लड़ाई लड़ेगा, वो आपका है या कोई और आपका है? अपना किसको मानते हो? मुझे मानते हो कि नहीं मानते हो? अपना मानते हो तो हाथ खड़े करो एक बारी की मानते हैं। तो मुझे अपना मानते हो तो 25 तारीख को, मुझे अपना मानते हो तो 25 तारीख को एक एक वोट अनेक के निशान पे लगा करके मुझे जिता करके भेज देना। जैसी आवाज तुम्हारी विधानसभा में उठाई है, इससे भी ज्यादा मजबूती के साथ तुम्हारी लड़ाई लोकसभा में लड़ने का काम करूंगा। यही बात आपसे कहने आया था, आपने मेरी बात सुनी। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।